देश में इस वक्त लोकसभा का चुनाव का जो माहौल है वो गर्म है और मैं आज पहुंचा हूं हरियाणा की सबसे हॉट सीट रोहतक में और इस वक्त मेरे सामने है कैप्टन शमशेर मलिक जी और एडवोकेट वीना मलिक जी। और मैं जानना चाहूँगा आज आपसे कि देश में आज जो आम एक माहौल बना हुआ है चुनाव का, गर्म माहौल है जी। रोहतक के अंदर किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? क्योंकि इस हॉट सीट के ऊपर कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा और बीजेपी से अरविंद शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। जी, क्या देख रहे हैं किसके पक्ष में ये सीट जा रही है, किस तरह का माहौल है? कैप्टन साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, वैसे तो कोई भी चुनाव हो, चाहे वो पंचायत का हो, पंचायत स्तर का हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, सभी चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन देश के अंदर जो आज हालात बने हुए हैं उनको देखते हुए ये चुनाव जो है इस देश के प्रजातंत्र का भविष्य तय करेगा। जैसे कि आज भाजपा की मोदी जो सरकार है वो विकास का नारा दे रही है और चुनाव इसी के ऊपर लड़ रही है, इस बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, विकास का तो नहीं, मोदी की गारंटी पे वो, हाँ, मोदी गारंटी का भी वो जो आपने सही याद दिलाया। हाँ, मोदी की गारंटी। जी। विकास तो स्वयं मोदी जी भी नहीं बोल रहे हैं। मैं पहले जो आपने सवाल किया रोहतक के बारे में, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। रोहतक के अंदर जो भाजपा के सांसद रहे हैं पिछले 5 साल से, मौजूदा सांसद जो हैं श्री अरविंद शर्मा जी, उनकी परफॉर्मेंस आम जनता की नजरों में पूरी तरह से असंतोषजनक है। उनकी कभी भी लोगों की समस्याओं को लेकर के कहीं भी उनकी कोई प्रेजेंस नज़र नहीं आई है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा के लोगों ने जो हरियाणा के अंदर भाजपा का कुशासन है उसका पिछले 10 साल में डटकर मुकाबला किया है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा आंदोलन हरियाणा की धरती पर हुए हैं और रोहतक उसका एपिक सेंटर रहा है और आम जनता के मुद्दों को लेकर के आंदोलन हुए। अरविंद शर्मा कहीं पे भी कभी भी किसी भी हालत में आम लोगों के साथ खड़े हुए नजर नहीं आए। यहाँ की एक इन्हीं के हलके की लोकसभा क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एथलीट हैं शिक्षा डागर, उसका यौन शोषण का आरोप है। यहाँ के उस टाइम खेल मंत्री होते थे संदीप सिंह, और उसके खिलाफ में जन संगठनों ने मिलकर के, हम लोगों ने मिलकर के 200 के करीब विरोध प्रदर्शन किए, उनका इस्तीफा मांगा। लेकिन अरविंद शर्मा ने एक शब्द भी उस मंत्री के बारे में नहीं कहा और मुख्यमंत्री ने पूरे पुरजोर तरीके से उसका बचाव किया। ये बहुत ही शर्मनाक घटना थी जिसके अंदर अरविंद शर्मा कहीं खड़े हुए नजर नहीं आए। उसके अलावा आशा वर्कर्स का आंदोलन हुआ यहाँ पे और जो कि 4-5 महीने लगातार चला। सर्दियों में उनको बसों में भर करके दूर दूर छोड़ा गया। आशा वर्कर्स के लिए कभी अरविंद शर्मा नहीं बोले। सफाई कर्मचारियों का जो कमेटी का उनका आंदोलन हुआ, वो बेचारे रेगुलर अपने नौकरी करवाना चाहते थे, कुछ बढ़ोतरी करवाना चाहते थे, उसके अंदर अरविंद शर्मा ने कभी कोई अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाई। उसके अलावा MBBS स्टूडेंट्स का एजुकेशन हुआ यहाँ पर 43,000 से फीस बढ़ा के सालाना 10 लाख रुपए हरियाणा सरकार ने कर दी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में। उसमें हमने उनका सहयोग किया नागरिक मंच की तरफ से। लेकिन और उनको भी बारिश और सर्दी में छात्र और छात्राओं के MBBS स्टूडेंट्स को गाड़ियों, पुलिस की गाड़ियों में भर के, इस दिन शायद मुख्यमंत्री को आना था या किसी मंत्री को आना था, उनको दूर कहीं जाके छोड़ के आ गए। अरविंद शर्मा जी ने एक शब्द भी उनके लिए नहीं कहा। एक बहुत बड़ा आंदोलन जो कि ये कह सकता हूँ एक सेक्स कांड था, बड़ा शर्मनाक, मतलब अंतर्राष्ट्रीय उसके ऊपर हमारे पूरे देश की छवि खराब हुई। जो महिला पहलवान जंतर मंतर पे किया, उनमें ज्यादातर जो पहलवान और खिलाड़ी थी वो हरियाणा से थी। लेकिन अरविंद शर्मा ने एक शब्द भी उन अब हमारी जो खिलाड़ी थी उनके लिए एक शब्द भी कभी नहीं कहा। किसान आंदोलन चला कितना बड़ा,
कितना बड़ा किसान आंदोलन चला, लेकिन अरविंद शर्मा कहीं पे भी खड़े हुए नजर नहीं आए। मजदूरों के खिलाफ कानून पास किए गए और उनके 12-12 घंटे तक की ड्यूटियां कर दी गई, और उसके खिलाफ भी कभी अरविंद शर्मा कहीं पे भी खड़े हुए नजर नहीं आए। सरपंचों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, पीटा गया उनको, अरविंद शर्मा कहीं नजर नहीं आए। आज भी पटवारी और कानून, हाँ, पटवारी और कानूनगों की हड़ताल हुई सरकारी, उनकी वहां पे भी अरविंद शर्मा कहीं पर नजर नहीं आए। हमने उनको जाकर के सपोर्ट किया। और आज भी रोहतक के अंदर पूरा शहर दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है और अरविंद शर्मा कहीं नजर नहीं आ रहे। आज अखबार उठा के देख लो और किसी मोहल्ले में चले जाओ, दूषित पानी है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। रोहतक के शहर के लोगों को गांव में भी नहीं मिल रहा है। अरविंद शर्मा कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे। जल भराव की आम समस्या है, अरविंद शर्मा कहीं पे उन समस्याओं को दूर करने में, हाँ, एक बार जरूर उन्होंने हिम्मत दिखाई थी। अपनी ही सरकार के पूर्व मंत्री और सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और हजारों करोड़ का गबन अमृतकाल की जो योजना उसके ऊपर लगाया था, और उसका नतीजा ये हुआ, मुख्यमंत्री का एक दिन प्रोग्राम था जिला स्तर का और इनको स्टेज पे बैठने की भी जगह नहीं दी है, दर्शकों के बीच में बैठे हुए थे। बाद में इन्होंने पता नहीं क्या हुआ, वापस अपने वो कदम वापस ले लिए और फिर से उसी टोली में जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि कुल मिला के इनकी परफॉर्मेंस पूरी तरह से असंतोषजनक है और खुद भी अरविंद शर्मा को लोगों के सामने जवाब देना मुश्किल हुआ है। हर जगह लोग, सालावास जैसी जगह पे जहाँ पे 74,000 वोटों से इनको जीत कर दिलवाई, लोगों ने एक ही सवाल पूछा, भाई अरविंद शर्मा 5 साल बाद नजर आया है और ये हर जगह इनको जवाब देना मुश्किल हो रहा है। और अब कुछ डेटा निकाल रहे हैं, मैंने ये प्रोग्राम किया, मैंने वो प्रोग्राम किया, कुल मिला के इनकी प्रेजेंस और मिल रही है। पार्लियामेंट में भी इन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। दूसरी तरफ दीपेंद्र जो है हर जगह हर वर्ग के साथ खड़ा हुआ नजर आया है। इसलिए मेरा ये मानना है कि मेरा ये कहना है कि रोहतक संसदीय क्षेत्र के लोगों को कि दीपेंद्र को भारी बहुमत से जीतवाएं। अभी कैप्टन साहब ने अरविंद शर्मा की कुछ कमियों को उजागर किया। डॉक्टर वीना मलिक जी, मैं जानना चाहूंगा कि आप दीपेंद्र हुड्डा की खासियतों के बारे में बताएं। अभी तो लोकसभा है, जब विधानसभा के मतलब के चुनाव होंगे उस वक्त अगर हुड्डा सरकार बनती है तो किस तरह हरियाणा का एक उद्धार होगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे अभी कैप्टन साहब ने सारा वो बताया कि 5 साल के दौरान श्री अरविंद शर्मा जी का कोई प्रेजेंस नहीं था, तो जो युवा जो नेता है, सांसद हैं, वो लगातार लोगों के बीच में बने रहे, जो कि विजिबल था, हर किसी को मतलब दिखाई दे रहा था। और उनका जो बात करने का तरीका, लहजा और जो लोगों के बीच में बिल्कुल घुल मिल जाना और वो करना, वो एक पहलू है। दूसरा, वो सांसद होते हुए उन्होंने पार्लियामेंट में जो भी मुद्दे उठाए, उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं, तो जैसे किसानों, महिलाओं के भी उठाए हैं, और जो 1.5 साल जो आंदोलन चला, किसान आंदोलन चला, उसमें बिल्कुल सहयोग दिया उन्होंने। हम रोज टोल पे बैठे हुए थे, वहाँ लगातार कई बार उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई थी और ये था कि हम साथ खड़े हैं आप लोगों के, आप आगे बढ़ो। ऐसे ही कोई जो भी मुद्दे थे, चाहे रेल का मुद्दा है या मेट्रो का जो मुद्दा है, उसको भी रोहतक तक लाने की वो लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह से मतलब तो लोगों को एक विश्वास है कि हमारी बात कहीं न कहीं ऊपर तक, जो ऊपर की जो संसद है जहाँ से नीतियाँ बनती हैं, वहाँ तक वो पहुँचाएंगे। और शिक्षा का, बेरोजगारी को जो और महंगाई का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है आज के समय में, जो सब क्राइम की तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहा है जो युवा, उसके लिए एक युवा ऐसा सांसद चाहिए जो उनकी तकलीफों को बहुत अच्छे से जानता हो, क्योंकि वो उनके बीच में रहता हो। तो वो उससे उम्मीद की जा सकती है कि वो वहाँ जाके हमारी बात रखेंगे और थोड़े बहुत कुछ चीज़ों को आगे सरकाएंगे। कैप्टन साहब, जैसे कि अभी एक जिक्र किया दीपेंद्र हुड्डा जी की खासियतों के बारे में, क्या आप यही चीज़ें उन लोगों तक डोर टू डोर या आमने सामने बैठ के वहां तक पहुंचाएंगे कि चाहेंगे? बिल्कुल, हम तो पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं इस कुशासन के खिलाफ में, आज से नहीं। ये जो भाजपा का जो नकाब जो है उसको उतारने में यहाँ के जन संगठनों का बहुत बड़ा वो है। आज से थोड़ा हम इसमें लगे हुए हैं, और रोहतक में खासकर और पूरे हरियाणा में हम लगातार मतलब आंदोलन कर रहे हैं। अभी जैसे ये देखो, ये
उसके जो न्यूज क्लिप के संपादक पुरकाश की गिरफ्तारी हुई, हाँ जी, और उनको सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद जी, छोड़ा गया है। ये बहुत बड़ा मतलब जी, जी, बोलने की आज़ादी के ऊपर एक बहुत बड़ा अंकुश था। इसके विरोध में नागरिक मंच की तरफ से हमने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। उसके अंदर वरिष्ठ नागरिक भी शहर के शामिल थे, जन संगठन शामिल थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि उसके अंदर शामिल थे, पत्रकार भाई भी उसके अंदर शामिल थे। तो हम लगातार जो जन विरोधी नीति, हाँ, संविधान बचाओ, प्रेस की आज़ादी के लिए हम लगातार वो कर रहे हैं। और जहाँ तक इस चुनाव की बात है, हम लोगों को ये खुल के कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जो है आम जो लोगों की समस्याओं को लेकर के जमीन पे भी और पार्लियामेंट में भी पूरी तरह से सक्रिय हैं, और वो डिजर्विंग जो है कैंडिडेट है, और उसको भारी मतों से जितवाना चाहिए। और ये जात पात और संप्रदाय से ऊपर है, ऊपर उठ के समाज में आपस में लोगों को साथ लेके चलने वाला आदमी है। वीना मलिक, लोकसभा की 10 सीटें हरियाणा के अंदर हैं, कितनी सीटों के ऊपर आश्वस्त हैं आप कि कितनी सीटें कांग्रेस लेके जा रही है? देखिए, जिस तरह का माहौल धीरे धीरे बनता जा रहा है, ये 2 महीने का चरण, मतलब अलग अलग चरणों में चुनाव हो रहा है लोकसभा का, तो जैसे जैसे अलग अलग जगह से रिपोर्ट्स आती हैं तो एक ऐसा लोगों को दिखाई देने लग गया कि हाँ, मोदी सरकार से सारा ही जो पूरे देश के स्तर पे जो लोग जो है ना, वो जनता जो है वो नाखुश है, असंतुष्ट है और बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। तो वो धीरे धीरे माहौल जो है हमें कांग्रेस की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे उम्मीद है, मैं अपना पर्सनल विचार बता रही हूँ कि मुझे उम्मीद है कि 6 से 7 सीट जो है कांग्रेस की जा रही है। 4 जून का इंतजार आपको है कि भाई मिठाइयाँ रोहतक के अंदर विशेष तौर पे बटेंगी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है। और साथ में ये चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम कोई कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन नहीं हैं। हम भाजपा की जन विरोधी नीतियों के विरोधी हैं। और जो मोदी की गारंटी की मैं बात करना चाहता हूँ, मोदी की गारंटी कहाँ गई 2 करोड़ नौकरियों की? मोदी की गारंटी का क्या हुआ डीजल पेट्रोल सस्ता करने का? मोदी की गारंटी का क्या हुआ कि डॉलर के मुकाबले में रुपए को ऊपर लेके आएंगे? मोदी की जो गारंटी थी कि स्वामीनाथन आयोग को लागू किया जाएगा। मोदी की गारंटी थी महंगाई को पे मार पड़ेगी। मोदी की गारंटी थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी की गारंटी थी कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में सैर करवाएंगे, जबकि सारी की सारी PSU भेज दी, सारी नौकरियां समाप्त कर दी। पूरे देश के अंदर असंतोष है। यहाँ पे या तो नौकरियां निकाली जाती तो एग्जाम नहीं करवाया जाता, एग्जाम करवाया जाता है तो उसका रिजल्ट नहीं निकाला जाता, रिजल्ट निकालने से पहले पेपर लीक कर दिए जाते हैं। नीट का अभी जो पेपर है, पहली बार 70-75 साल में जो MBBS के उसका था, वो इस सरकार के अंदर लीक हुआ है। एक बहुत बड़ा मतलब एक ये समस्या है। हर उसके ऊपर पूरी तरह से विफल है केंद्र की और हरियाणा की भाजपा सरकार। और उसके अलावा कुछ सवाल हैं भाजपा सरकार से, उनके जो फैसले हैं, उनका नोटबंदी के ऊपर सवाल है, बिना तैयारी के लॉकडाउन के ऊपर हमारा सवाल है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर हमारा सवाल है मोदी से, जिसमें वो कहते थे कि मैं दागी सांसदों के ऊपर मुकदमा चला करके उनको जल्द से जल्द जेल भिजवाऊंगा, जबकि दागी सांसदों से भरी हुई इनको टिकट दी जा रही है। बृजभूषण जैसे लोगों को इनाम दिया जा रहा है, उसके बेटे को टिकट दी गई है। ये सवाल है हमारे सवाल है मोदी जी से कि वो क्या हुआ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का। उसके अलावा हरियाणा के अंदर जो ये भाजपा कहती है कि देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है ये, और कार्डर बेस्ड पार्टी है। हरियाणा के अंदर कम से कम 6 जो कैंडिडेट हैं इनके लोकसभा के भाजपा के, वो दूसरी पार्टियों से लिए हुए हैं।
इनका कोई कार्डर नहीं है, इनकी कोई नीति नहीं है, इनका कोई वो नहीं है, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हिसार का जो कैंडिडेट है वो बारी कैंडिडेट है। सिरसा का कैंडिडेट जो है अशोक तंवर जी, वो उन्होंने हालिया में कांग्रेस ज्वाइन करी है। कुरुक्षेत्र, हाँ बीजेपी, और कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल ने अभी 10 दिन पहले मतलब बीजेपी ज्वाइन करी है। राव इंद्रजीत पहले कांग्रेस में होते थे। ऐसे ही और भी इनका एक आध कैंडिडेट है जो मतलब बाहर से लिया हुआ, और कहते हैं सबसे बड़े वो है, इनके पास अपने कैंडिडेट भी नहीं है। ये पूरी तरह से जन विरोधी, किसान, मजदूर, महिला, छात्र विरोधी हैं। शिक्षा का जो ढांचा है इन्होंने ध्वस्त कर दिया है। हरियाणा के अंदर सारे सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। हरियाणा रोडवेज जो पूरे देश में नंबर 1 होती थी, उसको इन्होंने पूरी तरह से तबाह कर दिया है, उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जिसका हम विरोध करते हैं। जी वीना मलिक जी, वोटरों से क्या अपील करेंगे आप? वोटरों से हम ये अपील करेंगे कि खुद अपने विवेक से काम ले वोटर, जो उनके पक्ष की नीतियों के पक्षधर हैं और लगता है कि वो आपकी बात को सही ढंग से उठाएंगे और कुछ मानेंगे, आपके संघर्षों को पहचानेंगे, तो आप ध्यान से समझ के विचार करके आप वोट दीजिए जिसे भी। बहुत बहुत धन्यवाद जी कैप्टन साहब और वीना मलिक जी, आपका भी।